Hello everyone, welcome back to the session. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड अब जो आने वाला एग्जाम है 2025 में उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड सीसेट के लिए भी अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते वक्त एक करेक्ट टाइम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए और पेपर के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज का ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इस सेशन में हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर सी सेट के लिए। तो आज का जो ये आपका सेशन रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम फर्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आगे के 25 क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल एक आइडिया आपको लग जाएगा कि रीजनिंग में जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनके कुछ टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, किस टाइप के हैं, किस लेवल के हैं, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, एक्यूरेसी लेकर भी आना है। ठीक है, वहां पे आपको कोशिश करनी है कि रॉन्ग क्वेश्चंस आप ज्यादा ना करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आई होप आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे पास कहा गया है कि इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स न्यूटन्स रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम टॉप। अब आपको मैंने यहाँ पे इसी चैनल के ऊपर सिखाई हुई है, ये सारी चीजें बेसिक हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 42 हैं। नूतन की रैंक आपको बॉटम से गिवन की गई है, मतलब 22 है। आपको पूछा गया है उसकी रैंक कहां से, टॉप से पूछा गया है। मैंने आपको सिखाया था जब भी किसी एक पर्सन की रैंक का एक साइड से गिवन हो, एक साइड से नहीं हो, या फिर दोनों साइड की रैंक गिवन हो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो एक पर्सन के लिए, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है सिंपली। ठीक है, T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस वन। इसमें T क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, स्टूडेंट जो भी बोल लीजिए। L प्लस आर में एक साइड की पोजीशन, फिर दूसरी साइड की पोजीशन एंड माइनस वन। T की जगह पे आप 42 रख लोगे, L की जगह पे किसी भी एक साइड की पोजीशन रख लो या फिर L निकाल लो, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो, दोनों एडिशन में ही है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक साइड को आप 22 रख लो माइनस वन, हमें L निकालना है यहाँ पे से, मतलब नूतन की रैंक टॉप से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल, आपको ये इक्वेशन अब यहाँ से सॉल्व करनी है। ये फॉर्मूला यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास सेम ही पर्सन की दोनों साइड की रैंक गिवन होती है। ठीक है, चलिए, या दोनों साइड की रैंक का यहाँ पे आपके पास गिवन होता है डेटा। तो आपके पास 42 इज इक्वल टू, ये हो गया L प्लस 21, ये 21 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा L इज इक्वल टू 21। यही आपका क्या नाम है, इस पर्सन का रैंक है टॉप से, तो 21 आपका इस पर्सन का रैंक आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा एंड कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसको यूज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे कहा गया कंसीडर दिस सीरीज, आपको बोलना है कि हाउ मेनी टूज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ डिजिट विच इज मोर देन 5। थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, बट कई बार कई स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहीं हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही इस टाइप के क्वेश्चंस को देखे हुए हों। ठीक है, आपके सामने कहा है कितने टू ऐसे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन या काउंटिंग जो होगी वो टूज की होगी जिनके इमीडिएट प्रिसीडेड बाय, देखो बोला है हाउ मेनी टूज आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच आर प्रिसीडेड बाय। ठीक है, विच इज और आर प्रिसीडेड बाय, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय का मतलब होता है उनके तुरंत आगे कौन है, बाय अ डिजिट विच इज मोर देन 5। तो जो भी डिजिट आपकी मोर देन 5 है, जितने भी टू ऐसे हैं उन्हें काउंट करो। आपके पास बस ये देखना है, तो सबसे पहले इस पेपर के अंदर आपको टू को मार्क करना है। टू ये रहा, टू ये रहा, टू ये रहा, और टू कहाँ है, एक ये रहा और एक आपके पास ये है।
ठीक है, सारे 2 मैंने मार्क कर लिए। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था, कितने 2 ऐसे हैं जिनके सामने, जिनकी इमीडिएट पहले एक नंबर ऐसा है जो 5 से बड़ा हो। अब यहाँ पे आपके पास मोर देन 5 का आपको बस देखना है, क्या ये मोर देन 5 है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1 है ये, तो 2 के इमीडिएट पहले क्या है, क्या मोर देन 5 नंबर है? नो। यहाँ पे अब एक आप देखिए 2 के पहले क्या है, 5 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 के पहले 5 लिखा हुआ है। क्या ये 5 वाला 2 जो है, ये वाला पर्टिकुलर 2 काउंट होगा इस काउंटिंग में? नहीं, क्योंकि कहा गया है सिंपल विच इज मोर देन 5। मोर देन 5 का मतलब है इट कैन बी 6, इट कैन बी 8, इट कैन बी 7 और 9। यही आपके पास इन चारों डिजिट्स में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये वाला भी काउंट नहीं होगा, ये वाला भी काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास ये वाला भी काउंट नहीं होगा। अब लास्ट में एक बच रहा है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 ऐसा है जो इस कंडीशन को अप्लाई करवा रहा है, फॉलो कर रहा है। तो 1 आंसर में आपके आएगा, या ओनली 1 आपके पास आंसर में आएगा। ठीक है, सो आई होप आप इस टाइप के कभी भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें हो जाती है तो आपको समझ में आना चाहिए। इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय का मतलब तुरंत पहले, इमीडिएटली फॉलोड बाय का मतलब होता है तुरंत बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगेन एंड इजी चैप्टर। Ramo walks 10 kilometers towards north. From there he walks 6 kilometers towards south. आपको लास्ट में यही पूछा गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पूछा गया है कि वो पहले जहां से उसने शुरुआत की थी और जहां पे वो एंड पे है, डेस्टिनेशन पे है, वो कितना दूर है और साथ ही वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब आपके पास तो हम रेमो का डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस है वो कवर करवाते हैं। रेमो वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ से मान लो रेमो ने स्टार्ट किया है नॉर्थ की तरफ, 10 किलोमीटर चल गया है। यहाँ से आगे फ्रॉम देयर ही वॉक्स टूवर्ड्स साउथ 6 किलोमीटर। अब साउथ और नॉर्थ आपका फिक्स पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर वो 10 ऊपर गया है तो वहां से वो नीचे की साइड आ गया 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मतलब है यहाँ पे तक गया और वापस यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 6 कवर करके अब उसका प्रेजेंट जो पोजीशन है वो ये है, और वो कहाँ की तरफ देख रहा है? साउथ की तरफ फेसिंग है उसका। ठीक है, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, इधर की साइड, इधर की साइड ईस्ट डायरेक्शन होगा। कितना किलोमीटर चला है? 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 किलोमीटर आप बना लो, ये हो गया आपका 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे है, अब वो यही पूछ रहा है कि जो इसके फाइनल डिस्टेंस, ये है उसका फाइनल पॉइंट है और ये उसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, उसने कहा वो कितना दूर है अपने इस पोजीशन के, और यहाँ पे इन विच डायरेक्शन, तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट का आपको इसके हिसाब से देखना है कि ये पॉइंट कहाँ है। तो आप देख रहे होंगे ये पॉइंट किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का प्लेन देख सकते हो। ये एरो कैसे बनेगा? इस साइड में इन दोनों के बीच बनेगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर में क्या आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है मेरे पास आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट वाला मेरे पास क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे उसने कहा है कि कितना दूर है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, देखो ये कह रहा है कि ये जो इनिशियल पॉइंट है उससे फाइनल पॉइंट कितना फार है। फार का मतलब इन दोनों को इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो, इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये कंप्लीट 10 था और ये इतना पार्ट आपका 6 था, तो ये वाला पार्ट कितना आएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4, राइट। अब ये वाली आपके पास मेजरमेंट है, ये वाली मेजरमेंट है, आपको क्या निकालना है? ये वाली मेजरमेंट। तो सपोज मेरा जो यहाँ पे इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक की दूरी है, वो आपको कौन से 2 पॉइंट दिखाते हैं? वो दिखाते हैं ओपी, वो दिखाते हैं ओ एंड पी। अब ओपी कैसे आएगा मेरे पास? यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25, मेरे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, सो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और इसका मीनिंग आपका ये होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है।
हमारे पास लिखा गया हैरी स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ उसने स्टार्ट किया। तो देखो कभी भी अगर जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि चेंजेस आए हैं ईस्ट वेस्ट में, तो आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सेम ही डायरेक्शन होता है। मतलब नॉर्थ ऊपर की तरफ बनाते हो, ईस्ट बोला है तो इधर की तरफ बनाते हो, वेस्ट बोला है तो इधर की तरफ बनाते हो, एंड साउथ बोला है तो नीचे की तरफ आप बनाते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसने ईस्ट की तरफ जर्नी स्टार्ट की है, उसमें भी वो चला है कितने किलोमीटर, 75 मीटर्स वो चला है। ठीक है, तो इसको आप बनाना स्टार्ट कर दो। यहां से उसने स्टार्ट किया था, 75 मीटर चला है। ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट, तो यहां से लेफ्ट जाएगा तो इधर की तरफ जाएगा और ये 25 मीटर हो गया। अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट वॉक्स डिस्टेंस ऑफ 40, अब यहां से वो टर्न करेगा और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 40 का, तो ये 40 यहां कहीं आएगा क्योंकि 75 है तो उससे तो कम ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, यहां से भी लेफ्ट टर्न करेगा और डिस्टेंस 25 का कवर करेगा। तो यहाँ पे आएगा वो, कहाँ पे, यहाँ पे, इस पे, क्योंकि 25 ये भी है और अगर वो यहां से लेकर यहां तक 25 कवर कर रहा है तो करेक्ट इसी लाइन पे वो आएगा। ठीक है, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब आपको पता है कि थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखो, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका फाइनल पॉइंट है। ये वाला पॉइंट जो है ये उसका फाइनल पॉइंट है, मतलब जो अभी करंट पोजीशन है उसकी। तो कह रहे हैं कि वो अपनी पहली पोजीशन से कितना दूर है, क्या आप देख सकते हो। देखो ये जो कंप्लीट आपको बनाया गया था, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 75 था स्टार्टिंग में। आपको जो फाइंड आउट डिस्टेंस करना है वो कौन सा है, वो आपका ये वाला डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का, क्योंकि यही तो आपका डिस्टेंस है स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के अंदर। तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, देखो इतना 40 है, इतना 75 है, ये वाला भी 40 ही होगा। तो 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35 मेरे पास आंसर में आना चाहिए। 35 मीटर की दूरी पर वो है, तो नन ऑफ दीज विल बी माय करेक्ट आंसर। क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि 35 मीटर मेरे पास आंसर में आएगा। ओके, चलिए, सो इस तरीके से आप डायग्राम बनाते हो, डायग्राम करेक्ट बनाते हो, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम यहाँ पे से। Amita walked 30 मीटर towards east, took a right turn and walked, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अमिता जो है वो 30 मीटर चली है टूवर्ड्स ईस्ट, 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ, टुक अ राइट टर्न, यहां से राइट टर्न लेके तो नीचे की साइड आएगा, राइट टर्न इधर की साइड ही होगा। ठीक है, आपको लेफ्ट राइट जब आप रहते हो, मतलब जब आप कहीं पे भी देख रहे होंगे उसके हिसाब से लेफ्ट एंड राइट को आपको ढंग से वहां पे मार्क करना है। ठीक है, जब भी आपका फेस अगर इधर है तो आपका लेफ्ट चेंज हो जाएगा, राइट चेंज हो जाएगा, अगर आपका फेस इधर है लेफ्ट चेंज हो जाएगा, राइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा गया 40 हो गया, 40 कवर कर, शी टुक अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉकड फॉर 30। अब यहां से लेफ्ट किधर जाएगा, देखो साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा वो पर्सन, तो लेफ्ट इधर किधर होगा, लेफ्ट आपका इधर की साइड होगा। ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में 30 मीटर कवर करने वाला है। अब वो इधर की साइड है लास्ट में। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब फिर से आप देखिए वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझे आप। वो कह रहा है कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी वो करेंटली यहाँ पे है, फाइनली आप अभी वो यहाँ पे है, कह रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि मतलब स्टार्टिंग की पोजीशन से वो कौन सी डायरेक्शन पर है। ठीक है, आपका ऐसा ही कुछ टाइप का क्वेश्चन, इसी तरीके का, एक लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होगी पर कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2024 के एग्जाम में आया था। ओके, तो आपके पास कह रहा है कि स्टार्टिंग के डायरेक्शन से बताओ उसका क्या डायरेक्शन है पोजीशन से। आपको रेफरेंस पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे देखना है नीचे की तरफ। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों है ये साउथ ईस्ट, अगर आपको कई बार कई लोगों को कंफ्यूजन होती है तो आपको बस ये एरो मार्क करना है, क्योंकि आप ऐसे तो देखोगे, टेढ़ा ही तो देखोगे नीचे जब देखोगे फाइनल पे, तो आपको बस ये देखना है कि ये इस तरीके से तो बनाओगे आप, मैच इसी तरीके से कर रहा है। तो ये कौन से पॉइंट है, ये है साउथ ईस्ट पॉइंट। तो इट मीन्स कि जो आपका अमिता है, अमिता इज, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो कि अमिता इज साउथ ईस्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए, सो आपका आंसर में आ गया साउथ ईस्ट।
सो आई होप इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई करके भी आया तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और कैसे आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से चलते हैं। आपके सामने अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। कहा गया है कि इफ द लेटर ऑफ द वर्ड चांदनी इज अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे कई बार आपके पास जो अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई बार ये जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा कंफ्यूज करती है, या अगर हम ढंग से ना पढ़ें इसको तो हम उस लैंग्वेज में फंस से जाते हैं। हमें अच्छे से पढ़ना है, कंडीशन समझनी है क्या बोली गई है। पहले उसने बोला अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली होता है ए बी सी डी की तरह, और फिर उसने बोला है कि राइट टू लेफ्ट। ये ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट का मतलब यहां से शुरू होगा कि अगर आपके चांदनी के जो लेटर्स हैं CHANDI, सॉरी चांदनी, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये पुराना वर्ड है, तो राइट टू लेफ्ट आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अगर नंबर की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आएगा ए, फिर आ जाएगा सी, सी के बाद क्या आएगा, देखो ए बी सी डी, डी आ जाएगा यहाँ पर, डी के बाद क्या आएगा एच, फिर आई, एन दो बार, फिर लास्ट में एन। तो आपने क्या किया, जो अरेंजमेंट की वो राइट टू लेफ्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। पूछा गया है कि हाउ मेनी लेटर विल रिमेन एट द सेम पोजिशन। इसका मीनिंग है कि पहले के जो पुराना वर्ड लिखा था, अब जो नया वर्ड बन रहा है उसमें कितने लेटर अपनी पुरानी पोजीशन पे ही आ रखे हैं। तो यहां से देखो डी आया हुआ है अपनी पुरानी पोजीशन पर और कोई भी नहीं आया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई कितने लेटर हैं ऐसे जो पुरानी पोजीशन पे, एक ही लेटर ऐसा है, तो ओनली वन या वन आपके पास आंसर में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास, मद्रास को कहा गया है कि ऐसे लिखा हुआ है ये ऊपर MEESBNT। कभी भी आपको डायरेक्टली, वैसे तो कई बार डायरेक्टली देखकर पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, कैसा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। सो नहीं समझ आता है कई बार अगर आपको, तो आप इस तरीके से अपने रफ शीट पे लिख सकते हो और उसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो। तो मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा याद रखना कि कभी भी आप स्टार्ट करो कोडिंग तो सबसे पहले उनकी स्ट्रेट पोजीशन देखना, मतलब स्ट्रेट अरेंजमेंट देखना कि स्ट्रेट का मतलब होता है इसका कोडिंग यहीं पे हुआ है, इसका कोडिंग यहीं पे हुआ है, इसका कोडिंग यहीं पे। सबसे पहले आपका यही होता है सोचने का नजरिया। अब आप इसको मैच कर सकते हो, क्या ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, क्या +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, -1 -2 क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो एम के तुरंत बाद एन आता है, ए के तुरंत बाद बी आता है, डी के तुरंत बाद ई आता है। तो हम कोडिंग लैंग्वेज की बात में करें तो यहाँ पे हर एक लेटर का क्या आया है, कोडेड में आया है लेटर +1, क्योंकि हर एक किसी की प्लेस वैल्यू में एक ऐड कर दो तो उसका नया वाला लेटर आ गया। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में बोलो कि हर किसी का नेक्स्ट लेटर हमने यहाँ पे लिखा, कुछ भी बोल सकते हो, ये तो आपको सिर्फ याद रखने की बातें हैं। सॉल्व तो आपने ये कर लिया है। ठीक है, अब आपको यही बॉम्बे को बताना है कि कैसे लिखा होगा। तो बॉम्बे में बॉम्बे +1, बॉम्बे के इमीडिएट में बी का सी आ जाएगा, ओ का पी आ जाएगा, एम का एन आ जाएगा, तो CPN। तो यहाँ पे अभी CPN दिख रहा है, ठीक है, बी का फिर से सी आ जाएगा, ए का बी आ जाएगा, वाई का जेड आ जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहां से। चलो, so in a certain code language road is written as URDG, how is swan written in that code language। ठीक है, तो आपके पास रोड को लिखा गया ऐसे, अब ROAD आपको अगर डायरेक्टली पता चल रहा है देखकर तो ठीक बात, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ऐसे करके लिख लो। फिर मैंने आपको क्या बताया, हमेशा याद रखना सबसे स्टार्टिंग है आप क्या करोगे, स्टेट पैटर्न ही अप्लाई करते हो, स्टेट पैटर्न में आप अप्लाई करो, इनका ट्राई करो। कई बार अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक इनकी जो प्लेस वैल्यू है इनके ऊपर लिख के देखो, जब नंबर्स की फॉर्म में आपके पास लॉजिक आते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाती है चीजें। अब जैसे मैंने नंबर लिखा है कई लोगों को समझ आ गया होगा कि 18 21 15 18 1 एंड ये, तो आपके पास हर जगह +3 हुआ है, क्या हुआ है, +3 हुआ है। तो 18 से 21, 15 से 18, +3 +3 +3, तो आपके पास यहाँ पे +3 ही होगा, नया वाला जो क्या था स्वान में भी। तो S +3, तो S का होता है 19,
ए का होता है 1, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है 14 प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए का बन जाएगा डी +4, इसका +3 करोगे तो 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की होती है, डी एंड क्यू। देन 23 + 3 26 आता है, तो 26 जेड की प्लेस वैल्यू, 19 + 3 22, वी आता है आपका वी 22 पोजीशन पे, तो वी जेड डी क्यू आपका यहाँ पे आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Mind becomes KGLB and argue become this, then what it will be, the diagram will be that in that code language। तो ठीक है, माइंड का ये लिखा है, इसका ये लिखा है, तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, माइंड, ठीक है, और KGLB। तो अगर हम स्टेट लगाकर देखें तो स्टेट में अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएं तो आपके पास इसकी प्लेस वैल्यू 11, 9, 14 और 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे करूं, सॉरी ये 13 होता है, 13 से 11 तो -2 हो रहा है, 9 से G -2 हो रहा है, अगेन यहां से 12, ये 12 होता है, ठीक है, 2 और 7 और 11, तो ये भी -2 और ये भी -2। तो यहाँ पे तो एक सीक्वेंस बन गया कि हर एक लेटर का -2 आया, यही सेम सीक्वेंस इसमें भी आना चाहिए। तो -2 -2 -2 -2, यहाँ पे प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं इनकी, 1 होती है, फिर 18 होती है, 7 होती है, U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 एंड E की 5 होती है। ठीक है, अब ये जो चेंज हुए हैं वो चेंज किस में हुए होंगे, ये देख लो, यहां से -2 करोगे इट विल बी 3, -2 करोगे कितना जाएगा 19, 5 और ये आ जाएगा 16, और इसका -2 करोगे तो क्या आएगा, 1 से तो पीछे जाते ही नहीं है, ए के पहले तो कुछ नहीं है। बट आपका जो अल्फाबेट सेट होता है ये आपका क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो -1 मतलब मान लो कि अगर ए Z26 प्लेस वैल्यू पे खत्म हो जाता है, हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, तो आप समझो जो नया वापस से अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो आपका Z के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं मान लूं कि A इज 27, तो आप इजिली माइनस कर सकते हो अब A से। अब A से है, A 27 है, -2 करना है, कितना आ जाएगा 25 वाला लेटर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ए की तो पीछे की तरफ जाना है, तो आपके पास यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा 25 वाला लेटर आ जाएगा। तो Y8 सॉरी Y ठीक है, PES एंड C आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो आपके पास इसका मतलब लॉजिक क्या है, सही है, -2 हो रहा है और किसी में। अब आपको यहाँ पे भी -2 करना है, सिंपल। तो -2 के लिए आप देखो D का B बन जाएगा, I 9 होता है, 9 - 2 7, तो G बन जाएगा। तो B और G मेरे पास स्टार्टिंग में आना चाहिए। अब इन पूरे उसमें देखो क्या यहाँ पे चेंज है, ठीक है, आपके पास A का बन जाएगा Y, ठीक है, BGY, और G का क्या बन जाएगा 5 मतलब E। तो आपके पास G 7 होता है, 7 - 2 5, तो BGYE मेरे पास आंसर में आना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से चलते हैं। अगेन ये आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, अगेन यही भी इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे आपको कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करना होता है, बस देखना होता है कौन सा जो कोड है या कौन सा वर्ड है रिपीट हो रखा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। ओके, सो आई होप अपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे जब भी हमें इसमें इसका मतलब है ये कोड है आगे की तरफ और ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि आपके पास फायर का कोड क्या है। वैसे तो कई बार आप इसको डायरेक्टली देखकर मतलब पता कर सकते हो। देखना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हॉट, फिल्टर्ड और कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, फायर, हॉट एंड डे। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, फायर इज इफेक्ट, यही है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखना होता है कि कौन कौन सा वर्ड जो है कहाँ कहाँ रिपीट हो रखा है। अब जो वर्ड जिस स्टेटमेंट में रिपीट होता है उसके नीचे मैंने ये मार्क कर दिया कि यहाँ रिपीट हॉट हॉट हुआ है, यहाँ फायर फायर हुआ है, ये दोनों रिपीट नहीं हुए हैं, ये दोनों रिपीट नहीं हुए हैं। अब आपके पास क्या है, आपको कोड पता चल जाएगा। जैसे पहले और दूसरे में सिर्फ ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ये नंबर वाला सेट है, इसमें भी एक नंबर रिपीट हुआ 1 2 3 3 5 6, तो यहाँ पे हॉट का कोड हो गया 3 5।
नहीं। अब सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में 1 और 2 अकेला रह गया, तो 1 एंड 2 में से इन दोनों का कोई भी कोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फायर सेकंड एंड थर्ड में रिपीट हो, सेकंड एंड थर्ड में आपके पास अगेन 3 के अलावा कोई नंबर होगा रिपीट हो रहा होगा। 5 रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो 5 8 9, और देखो यहाँ पे हम 3 5 6 थे, यहाँ पे आप सॉरी मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ अलग से 1 2 3 3 5 6 एंड 5 8 9। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 3 3 रिपीट हो गया। अब इसमें और इसमें देखो 5 5 रिपीट हो रहा है, राइट, तो इसका कोड क्या है 5। आपको पूछा फायर का ही गया, तो फायर का कोड आपके पास इजीली आ गया 5। अब यही चीज आप डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हो। क्या आप करना है, जैसे जो स्टेटमेंट मैंने अलग से लिखे हैं वो आपको देखने हैं कि ये स्टेटमेंट में कौन कौन सा रिपीट हो रहा है। फायर कहाँ आपको मिलेगा, फायर कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, फायर का अगर रिपीटेशन मिल गया तो उसका कोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली देखकर भी कर सकते हो, जिसको नहीं, जिसको कंफ्यूजन होती है वो ऐसे करके लिख के भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने सेम क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, लीव्स को देखना है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, फिर गिवन, ये करके आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट नेक्स्ट देखो, गिवन रिपीट हो रहा है, इज नहीं हो रहा है, गुड आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में देखो दे आर प्लेइंग, तो दे आर और प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास कोड के लैंग्वेज में देखो 4 6 7 सबसे पहली स्टेटमेंट के साथ है कि दिस मीन्स दिस, और 4 8 5 यहाँ पर है एंड 6 8 9 आपका यहाँ पर है। ठीक है, अब आपके सामने क्या हो रखा है कि अगर आर और आर पहले और तीसरे में रिपीट हो रहा है तो यहाँ कोई कोड रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखो ध्यान से 6 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है इन दोनों में ही, और कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो 6 आर का कोड हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है लीव्स का कोड। ठीक है, लीव्स का कैसे आएगा, कहाँ पे गई लीव्स, ये रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों को हटाना पड़ेगा, इन दोनों का फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लीव्स कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर जब आप इन दोनों का फाइंड आउट कर लोगे तो जो लास्ट में कोड बचेगा वो इसका हो जाएगा। ठीक है, अब गिवन का फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट एंड सेकंड में देखो कोई रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही इसका कोड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 7 अकेला कोड बच गया, अकेला वर्ड लीव बच गया, तो यहाँ पे 7 कोड मिल जाएगा किसको, लीव्स को। तो आपके पास यहाँ पे सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से आगे चलते हैं। यह आपके सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन की गई है। आपको पूछा गया है कि इनमें से जो स्टेटमेंट गिवन है ABCD में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू जो फैमिली ट्री। कहां से, ये छोटा सा फैमिली ट्री आप जो बनाओगे, फैमिली ट्री में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है। ये आपको एग्जाम में भी गिवन होता है कि इस तरीके से ये इस साइन का मतलब ये रिलेशन है, इस साइन का मतलब ये रिलेशन है, इस साइन का मतलब ये रिलेशन है। अब मेरे पास जैसे P मल्टीप्लाई R है, तो P और R का क्या रिलेशन देखो, P मल्टीप्लाई R आप इससे मैच करो, P मल्टीप्लाई R मतलब मैच करो, देखो P मल्टीप्लाई R, ये एक R और A और B जो है आपको एक एज एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो P इज द ब्रदर ऑफ R, यही होगा। तो क्या है, P जो है वो R का ब्रदर है, ऐसे मैंने रिलेशन बनाया। नेक्स्ट देखो R प्लस Q है, तो इससे मैच करो, R का क्या रिलेशन होगा Q से, R इज फादर ऑफ Q, यही लिखा होगा, R इज फादर ऑफ Q, यही लिखा होगा। तो R क्या है, फादर है, किसका है, Q का है। अब इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस कंप्लीट फैमिली ट्री से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, क्या P ग्रैंडफादर है Q का, क्या इस रिलेशन से आप इसको ग्रैंडफादर बना सकते हो, नहीं। ठीक है, यहाँ पे R का चाइल्ड है Q, P उसका भाई है। P क्या फादर है Q का, बिल्कुल भी नहीं, फादर तो R है, दो फादर नहीं हो सकते, एक ही फादर होगा। P इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, क्या ब्रदर इन लॉ दिख रहा है आपको, बिल्कुल भी नहीं। क्या P अंकल दिख रहा है, बिल्कुल। आपका कोई फादर होगा, फादर मतलब आपके फादर का ब्रदर जो होगा वो आपका अंकल ही लगेगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ दिस वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगेन आपके पास फैमिली ट्री है, T डिवाइड R, इससे बनाओ, इसको मैच करो। T डिवाइड R का मतलब होगा T जो है वो R की डॉटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें T और R इस तरीके से दिया गया है, तो आपके पास यहाँ पे T होगा और यहाँ पे R होगा, तो इसको पढ़ो अब, T इज द डॉटर ऑफ R, इस तरीके से आपने बना लिया। जेंडर आपको T का पता है। R प्लस Q है, अब R प्लस Q है, अगेन यहां से देखो R प्लस Q का मतलब है R फादर है Q का। अब अगर R फादर है Q का और ऑलरेडी R एक पेरेंट है T का, तो T का भी पेरेंट, Q का भी पेरेंट, फादर मतलब पेरेंट, तो T का भी पेरेंट, Q का भी पेरेंट,
तो दोनों के पेरेंट अगर एक ही है तो ये Q और T सिबलिंग हो गए कि नहीं हुए। और R इज द फादर ऑफ Q, तो R फादर मतलब मेल पर्सन, और Q का फादर है तो इस तरीके से Q जो है वो T का सिबलिंग हुआ। ये कंप्लीट फैमिली ट्री आपका बन गया। ओके, यहाँ पे से क्या क्या चीज सही है? क्या T मदर इन लॉ है Q की? बिल्कुल भी नहीं। क्या T ब्रदर दिखाई दे रहा है आपको Q का? नहीं। क्या T सिस्टर है? बिल्कुल। तो T क्या है? सिस्टर है T Q की, इस डायरेक्शन से। तो इजी था। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना होता है। ये इंस्ट्रक्शन पार्ट का समझना है और इसको कन्वर्ट यहां से करना होता है फैमिली ट्री में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपके सामने ब्लड रिलेशन का अगेन एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। आपके सामने क्वेश्चन है कि A इज द फादर ऑफ X, B इज द मदर ऑफ Y, द सिस्टर ऑफ X एंड, तो यहां से आपको एक फैमिली ट्री क्रिएट करना है। कहा गया है कि इन स्टेटमेंट में से क्या आपका करेक्ट है। तो देखिए A जो है वो X का फादर है, तो इस तरीके से आप बनाओगे। देखो, अगर आपको बेसिक समझना है इन किसी भी टॉपिक का जो अभी हम कवर कर रहे हैं, इनका बेसिक अभी यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है, किस लेवल के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं पेपर के लिए। बट अगर आपको बेसिक कवर करना है, आप पहली बार पढ़ रहे हो या फिर आपको वीक है ये सारी चीज़ों में, तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जा सकते हो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट होगी आपकी इसी चैनल के अंदर। रीजनिंग की प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक हैं वो कवर कर रखे हैं, बेसिक भी कवर कर रखा है, उनकी प्रैक्टिस भी कवर कर रखी है, तो जरूर देखिएगा उसको। ठीक है, चलिए आपके सामने कहा है ए इज द फादर ऑफ एक्स, बी इज द मदर ऑफ वाई। तो बी अगर मदर है वाई की, साइड में लिख लो इसको, हमें नहीं पता। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई। अब कह रहा है कि सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, मतलब एक्स और जेड की जो सिस्टर है वो वाई है। एक्स और जेड की सिस्टर कौन है? वाई है। इस तरीके से वाई का जेंडर पता चल गया। कह रहा है कि एक्स और जेड की सिस्टर है वाई। तो इस पूरे डायग्राम में वाई का जो यहाँ पे पेरेंट है बी भी दिख रहा है, और अगर वाई का पेरेंट ए भी है और बी भी है, दोनों मैरिड होंगे। एक मेल है दूसरी फीमेल है तो मैरिड हो गए। ये चीज क्लियर है। बी अगर ऑलरेडी मदर है और यहाँ पे फादर हो चुका है तो बी और ए मैरिड हो गए। अब इस डायग्राम से समझो, क्या कहा है कि क्या बी की मदर है जेड की? बिल्कुल, बी जो है वो मदर है जेड की, राइट। जेड की भी, एक्स की भी। एक्स से सिस्टर है क्या जेड की? ओके। वाई सन है क्या ए का? ये क्या सन है? नहीं, ए का तो ये डॉटर है, ये हो गया आपका रॉन्ग। अब बी इज द वाइफ ऑफ ए। अब ठीक है। अब एक चीज जो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, क्या एक्स सिस्टर है जेड की? यहाँ पे हमें नहीं पता कि इसका जेंडर क्या है। आपको जो चीज पूछी गई है वो क्या पूछी गई है, समझ आया आपको? आपको पूछी गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, मतलब जिसको आप 100% श्योर होके बता सकते हो कि ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। क्या? अब इन दोनों में से देखो, बी इज द मदर ऑफ जेड तो करेक्ट है, बी इज द वाइफ ऑफ ए भी करेक्ट है। अब इनमें से जो आंसर में आएगा बी और सी में से क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका भी आपको कोई अता पता तो नहीं है, तो ये गलत ही होगा, क्योंकि एक्स कैन बी अ मेल और अ फीमेल, जेड कैन बी अ मेल और अ फीमेल, कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए कि बी और सी में से क्या आंसर होना चाहिए, सोचिए। कहा गया है डेफिनेटली नॉट ट्रू। डेफिनेटली नॉट ट्रू का मतलब है यू शुड बी श्योर। अब एक्स का तो आपको पता ही नहीं है कि मेल है फीमेल है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये करेक्ट हो, बट वाई सन कभी भी नहीं हो सकता। वाई सन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी डॉटर है, तो इसलिए ये आपका डेफिनेटली नॉट ट्रू आंसर में आएगा। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से चलते हैं। क्वेश्चन है ए इज द सन ऑफ बी, सी हु इज बी सिस्टर हैज अ सन। ठीक है, एक फैमिली ट्री यहां से क्रिएट करते हैं हम। ए जो है वो बी का सन है, सी हु इज बी सिस्टर, सी जो है वो बी की सिस्टर है, हैज अ सन डी, मतलब इसका भी एक सन है जिसका नाम डी है, ओके। एंड अ डॉटर ई, मतलब कह रहा है कि सी हु इज बी सिस्टर, यहां से ये सी का एक रिलेशन हो गया। अगेन ये भी सी के ही बारे में है कि हैज अ सन डी एंड अ डॉटर ऑल्सो, तो उसकी एक डॉटर भी है, उसका नाम ई है। ये फैमिली ट्री बना। एफ जो है वो मैटरनल अंकल है डी का। अब मैटरनल अंकल कैसे होगा? देखो, यहाँ पे डी जो है वो ये रहा, मैटरनल मतलब मम्मी उसकी ये है। अगर एफ जो है वो मैटरनल अंकल हुआ तो वो सी का ब्रदर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहां से वो सी का ब्रदर ही मिलेगा आपको, तभी तो वो मैटरनल अंकल बनेगा, राइट।
अब क्वेश्चन देखो कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए कैसे रिलेट कर रहा है डी से। आप ध्यान से देखो, ए और डी क्या होंगे, ब्रदर नहीं होगा, ए कजन होगा। यहाँ पे कभी भी याद रखिए ब्लड रिलेशन में ब्रदर सिस्टर का मतलब सेम पेरेंट वाले पर्सन या सिबलिंग्स। कजन्स जब दो अलग अलग पेरेंट होंगे तो कजन ही यूज करते हो आप। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई कैसे रिलेट करता है एफ से, देखो अगर यहाँ पे सी का भी चाइल्ड डी है और ई भी है और यहाँ पे एफ इसका भाई है, तो ई कैसे होगा, बी के सिस्टर की डॉटर है। आपकी सिस्टर की डॉटर आपकी क्या लगेगी, नीज लगेगी, तो आंसर में क्या आ जाएगा, नीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन है, तो स्लॉक्स का क्वेश्चन है आपका। सो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन में सम डॉग आर काउ, नो काउ इज कैट, ये गिवन हो रखा है। ठीक है, अब आपके सामने देखो सम डॉग आर काउ ऐसे हो गया, एंड नो काउ इज कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है। यहां पे देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है, क्या हमारे पास कंक्लूजन है। फर्स्ट है नो डॉग इज कैट, तो डॉग ये रहा, कैट ये रहा, डॉग एंड कैट का डायरेक्टली कोई रिलेशन यहाँ पे गिवन नहीं है। देखो ये आपका कैट का सर्कल है, ये आपका डॉग का सर्कल है, स्पेस मान लो, डॉग का स्पेस सिर्फ यहाँ तक है। अब डॉग एंड कैट का कंप्लीटली क्या रिलेशन है वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, या फिर हम डेफिनेटली नहीं बता सकते। ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। जब भी किसी चीज के लिए आप श्योर नहीं होते हैं तो उसका डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए नो कैट इज डॉग, सेम वही बात है कि कैट एंड डॉग का फिर से वही रिलेशन है, नो कैट इज डॉग। अगेन सिंपल है, चाहे कैसे भी बोल लो, कैट एंड डॉग के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दोनों ही यहाँ पे रॉन्ग है, तो आंसर डी ऑप होगा। ठीक है, चलिए सम पेन आर क्लिप्स, some pen are clips and some clips are pin, ऐसा होगा। यहां पे आप देख सकते हो पेन एंड पिन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन हो रखा है, क्योंकि पेन का जो स्पेस है वो यहां तक कवर हो रहा है, पिन का स्पेस यहां तक कवर हो रहा है। अब ये दोनों ही क्लिप से तो रिलेट कर रहे हैं, आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं उसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो जब भी किसी का आइडिया नहीं होता उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं, श्योर नहीं होते हैं तो किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन को हम आंसर ट्रू नहीं कर सकते। तो यहाँ बोला सम पिन्स आर पेन्स, यहाँ पे सम पिन पेन है, तो हमें अगेन वही रिलेशन की नहीं पता इन दोनों का कैसा रिलेशन है, तो डेफिनेटली श्योर नहीं है हम। नेक्स्ट देखिए नो पिन इज अ पेन, अगेन वही बात है कि कोई भी पिन पेन नहीं है, हम अगेन डेफिनेटली श्योर नहीं है, तो ये हम ट्रू नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो आपके पास दो चीजें हैं, सम और नो का रिलेशन। अब कोई तो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, या तो भाई वो होंगे एक दूसरे से रिलेटेड और या तो वो नहीं होंगे, या तो सम का रिलेशन होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, राइट। तो सम और नो के जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, आपके साथ एक और चीज होती है, यहाँ पर सम एंड नो आपका आ गया, आपके पास दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग भी आ गए, और यहाँ आप देखोगे कि एलिमेंट ये दोनों सेम है, सेम की बात की गई है। जब भी अब देखो राम, या अगर देखो मैं कहूंगी राम इज नॉट अ बॉय, सॉरी राम इज अ गर्ल, आप कहोगे मुझे नहीं पता राम का जेंडर क्या है, तो हम कहेंगे फॉल्स। फिर कहोगे राम इज अ गर्ल, ठीक है, राम इज अ गर्ल, फिर आप कहोगे हमें नहीं पता राम का जेंडर, फिर से अगेन रॉन्ग। अब या तो गर्ल है या तो बॉय है, इन दोनों में से एक कैटेगरी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास वही चीज हो गई कि इनमें से या तो यस होगा या तो नो होगा। पेन और पिन का रिलेशन या तो सम होगा या तो नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। तो हम क्या चूज करते हैं यहाँ पे, हमारे पास चूज होगा ईदर और का ऑप्शन। ठीक है, कि या तो ये वाला ऑप्शन, मतलब या तो आपका फर्स्ट वाला ट्रू होगा और या तो आपका सेकंड वाला रिलेशन ट्रू होगा। दोनों ही रिलेशन को एक साथ आप गलत नहीं करोगे और दोनों ही रिलेशन को एक साथ सही भी नहीं करोगे। तो आपके पास क्या आएगा, ईदर वन और टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है अगेन। देखिए इफ द लेटर ऑफ द वर्ड हैंड ओवर आर चेंज टू देयर नेक्स्ट लेटर। ठीक है, तो हर एक लेटर को कह रहे हैं कि चेंज कर दो नेक्स्ट लेटर में, और उसके बाद अरेंज करो अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या करना है, देखो हैंड ओवर सबसे पहले ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में। ठीक है, तो आई बी ओ, ये हो गया।
उसके बाद अल्फाबेटिकली भी अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद क्या कहना है कि विच विल बी द सेकंड लेटर फ्रॉम राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी, यहाँ पे सेकंड लेटर पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ये वाला लेटर होगा इसका पूछ रहा है। तो आपको सिंपल है, पूरा लेटर फॉर्म करने की जरूरत नहीं है अल्फाबेटिकली। आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकली अगर आप यहाँ से लगा रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो सबसे छोटा लेटर यहाँ आएगा और सबसे बड़ा लेटर यहाँ आएगा, राइट। तो यहाँ से शुरू कर लो, सबसे बड़े लेटर से स्टार्ट करो, यहाँ पे रखना, ठीक है। तो आपके पास यहां सबसे पहले W आ जाएगा, W है सबसे बड़ा लेटर, लास्ट में W आ रहा होगा। तो W के बाद क्या आ रहा होगा, यहाँ पे S आ रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ पे B से शुरू होगा, पर हमें इसके काम है। सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट डायरेक्शन इज S, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, S। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है, विच डे इज 18 अप्रैल 1963। यहाँ पे हमारे पास इसमें पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो कौन सा दिन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम उसको अप्लाई करते हैं एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए। देखो ये 1963 है, सबसे पहले आप इसको ब्रेक करते हो 1600 प्लस 300 में, 1900 बन गया, ठीक है। 1900 पूरा ब्रेक हो गया। अब ये 63 है तो यहाँ पे आपको 62 ईयर्स को ब्रेक करना है सिर्फ, क्योंकि 63rd ईयर तो चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, तो ये आपका ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद जो ये आपके मंथ्स हैं, जो 63rd वाला साल है उसके मंथ्स जो है वो ब्रेक होंगे। उसके जब मंथ्स ब्रेक होंगे तो जनवरी आ जाएगा, फिर फरवरी आया होगा, और फिर आपका मार्च आया होगा, और फिर आपका अप्रैल पूरा खत्म नहीं हुआ है तो अप्रैल के सिर्फ 18 दिन ही आप यहाँ पे ऐड करोगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनके ऑड डेज काउंट करते हैं। इन पूरे दिनों की कैलकुलेशन करने के बजाय हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट ऑड डेज लिखें तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर हमको ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी लीप सेंचुरी ईयर होते हैं उसमें 0 ऑड डेज होते हैं, तो ये इसकी तो कैलकुलेशन 0 हो गई। अब 300 की जो आपके पास ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स के जो ऑड डेज होते हैं वो होते हैं 1। कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका जो 62 ईयर है, 62 ईयर आपके पास आया है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। इसमें आपको कुछ लीप ईयर भी मिलेंगे, कुछ नॉर्मल ईयर भी मिलेंगे। तो आपकी इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आपका वो आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा, उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो 4 15 से 60 होता है, 15 यहाँ पे लिख लिया, और जितने भी ईयर ये गिवन हो रखे हैं इनको यहाँ पे रहने दो। ओके, अब यहाँ पे जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फरवरी में 0 होगा क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट मार्च में 3 और 18 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इन सबको आप कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो 62 प्लस 1 तो यहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका क्या है, ये आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जितने भी 7 से डिविजिबल होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि लास्ट में हमें 7 से डिवाइड करके ही लास्ट में दिन निकालना होता है। तो आपके पास ये हो गया 18 और 6, ये कितना हो गया, 18 और 6 24, और ये आपका हो गया 39 आई थिंक, हाँ ठीक है। अब 39 डिवाइडेड बाई 7 लास्ट में करना होता है। यहां से हमारी कैलकुलेशन होगी ऑड डे के हिसाब से। ऑड डे कितने आ जाएंगे, 7 5 से 35, कितना बच गया मेरे पास, 4 ऑड डे बच गए। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वीक डेज होते हैं उनका एक कोड होता है। 0 पे संडे, जितना भी या आपके पास जो ऑड डेज आते हैं, अगर 0 होगा तो यहाँ पे संडे होगा, 1 होगा तो मंडे होगा, 2 होगा तो ट्यूसडे, फिर ऐसे 4 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, थर्सडे, ठीक है। चलिए, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। विच डे इज 15th नवंबर 2006। अगेन आपके पास 2000 लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, तो 2000 की कैलकुलेशन तो 0 हो गई। यहां से 5 साल आपको ये कवर करने हैं, ठीक है, प्लस। ओके, देखिए नेक्स्ट देखो, आपके पास जनवरी से लेके नवंबर तक का काउंट करना पड़ेगा। तो जनवरी से लेके नवंबर तक का डायरेक्ट और डे यहाँ पे लिख लो। आपके पास 2000 का तो हमने कह दिया कि 0 और डे हो जाएंगे। ठीक है, 3, फिर फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर एंड नवंबर के 15 दिन, ठीक है, नवंबर के 15 दिन। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 5 साल मेरे पास गिवन हो रखे हैं, 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे ईयर आ जाएगा और 5 आप ऐसे करके लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 3 3, चलो इसको काट दो वहीं पे, 5 + 2 ये 7 हो जाएगा। फिर ये आपके पास 3 + 3 6, फिर 9 12 और 14, ये भी आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचा 18, तो 18 इसको ऐड कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा 24, नहीं हाँ 24 आ रहा है। कैलकुलेट एक बार ध्यान से देखना, इसको कैलकुलेशन सही है हमारी। ठीक है, एक ही लीप ईयर होगा 2004 वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। तो यहाँ से 18 + 6 कितना आ रहा है हमारे पास, 18 + 6 हमारे पास ये आ रहा है 24 अपॉन में 7, ठीक है। तो 3 × 21, अब हमारे पास कितने और डेज आ गए, 3 और डेज। अब यहाँ पे जब 3 और डेज आते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ये कोड हमने यहाँ पे देखा था, आंसर आ जाएगा वेंसडे। आंसर कितना आ जाएगा, वेंसडे। तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डे ऑफ सितंबर इज दिस, ओके हमारे पास पूछा गया है कि सितंबर के कौन से दिन पे, ठीक है, सैटरडे होगा। तो सितंबर के कौन से दिन पे आपका यहाँ पे सितंबर होता है ये देख लीजिए। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, 1 सितंबर के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1945 अगर आपका ब्रेक होगा तो ये आपका 300 + 1900 + 44 ईयर्स का आप ब्रेक करोगे, और यहां से 1 सितंबर तक आप मंथ में लेके चलोगे, ठीक है। तो इसका तो 1 आ जाएगा, इसका आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 1600 + 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1600 + 300 हो गया, ये हो गया 0। और यहाँ पे अगर आप 44 ईयर्स को ब्रेक करोगे तो 4 से जब डिवाइड करोगे 11 और प्लस 44, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे से बन गया 55 ईयर्स, ओके। और यहाँ पे से 1 आ गया, तो 55 ईयर्स को जब आप ब्रेक करोगे, सॉरी 55 और डेज आ गया ये करेक्ट आपका, ठीक है। और 55 + 1 यहां से आपका हो जाएगा ये 1 और ये हो गया 55, ये कैलकुलेशन से। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मंथ्स को ब्रेक करें तो जनवरी 3, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1 डे, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, ये पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला भी पूरा 7 से डिवाइड हो रहा है। कितना बच गया वहां पे 6, तो 6 + 1 + 55 कितना आ जाएगा, ये 63 आई थिंक, 1 सेकेंड, 56 और ये हो जाएगा 62, हाँ। तो 62 पूरा आपके पास, ये ऑड डे अभी डिविजिबल है 7 से, तो इनको 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब 62 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आपको जो रिमाइंडर आएगा वो काम का है यहाँ पे। तो 6 7 8 से 56, रिमाइंडर कितना बच गया 6 और 2। अब ये डिविजिबल नहीं है 7 से, तो ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे 6 मतलब होता है कि लास्ट जब ऑड डे 6 निकल गया आ गया तो उस दिन सैटरडे हो गया। अब सैटरडे किस दिन हो गया, जो हमने पहली तारीख करके यहाँ पे सॉल्व किया था वही फर्स्ट डे आपका क्या नाम है इसका, ऑड डे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ओके ओके। अब एक चीज आपको देखनी है कि हमारे पास 1 सितंबर को अगर यहाँ पे सैटरडे आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 और डे निकले हैं इसकी कैलकुलेशन से, तो आपके पास इसका मतलब 1 जो सितंबर था उसमें हमारा सैटरडे था।
फिर जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा वो कब आएगा, +7 डे ऐड करके नेक्स्ट सैटरडे आ जाएगा आपका 8th ऑफ सितंबर को। फिर नेक्स्ट कब आएगा, तो हमारे पास इनमें से कोई भी एक आपके पास प्रेजेंट होगा ऑप्शन में, आप चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा +7 मतलब 15th ऑफ सितंबर को नेक्स्ट सैटरडे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके +7 करके आंसर में सैटरडे आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4 5 6 8 है तो यहाँ पे आपके पास 8th को सैटरडे होगा। अगर हमारे पास 4 5 6 8 नहीं है, मान लो अगर आपके पास 1 है और 5 है 6 है और 2 गिवन है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर आपके पास 15 गिवन है तो आपके पास 15 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से हम चलते हैं। यह आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें किसी की रैंक नहीं निकालनी है, हम एक तरीके से कंपेयर करेंगे जो भी डेटा हमें गिवन हो रखा है। PQRST आर हैविंग डिफरेंट टॉफीज, P हैज मोर टॉफीज देन ओनली S and T, ठीक है, बोथ बट लेस देन Q। कह रहा है कि P के पास दोनों S और T से ज्यादा टॉफी है बट कम टॉफी है Q से। तो इस तरीके से Q, P एंड S और T का ऑर्डर बन गया। S और T के बीच में कौन बड़ा है वो नहीं पता, किसके पास ज्यादा टॉफी है नहीं पता। R हैज मोर टॉफीज देन U बट लेस देन Q, कि Q से कम है और R से उसके पास ज्यादा है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि P हैज ओनली मोर देन ओनली S, P के पास जो टॉफीज ज्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ S और T से ही ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट बनाऊं तो अरेंजमेंट के अंदर कितने लोग हैं, ये 6, तो सबसे कम इस पर्सन पे होगी और सबसे ज्यादा इस पर्सन पे हो गई। तो उसने कहा कि P के पास जो है वो सिर्फ S और T से ज्यादा है, तो P यहाँ आएगा, S यहाँ आएगा और T और S और T कहीं पे भी आ सकता है। कह रहे हैं कि जो R है उसके पास U से तो ज्यादा है बट Q से कम है, तो R आपके पास यहाँ आएगा क्योंकि उसके पास U से ज्यादा टॉफी है और Q से कम टॉफी है। ओके, ये भी सेटिस्फाई हो गया और यहां से भी आंसर में आ गया। ओके, अब कह रहे हैं कि लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास है। अब लीस्ट नंबर ऑफ टॉफीज का तो नहीं पता क्योंकि S और T में से किसी के भी पास यहाँ पे लीस्ट हो सकता है। तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, S कैन बी द आंसर, T कैन बी द आंसर। तो आप D ऑप्शन चूज करोगे, इधर B ऑप्शन और C ऑप्शन विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग देम हैव सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट का मतलब है हाईएस्ट की तरफ से काउंट करो, पहला हाईएस्ट दूसरा हाईएस्ट कौन आएगा, R आएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, R। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन हैव लेस टॉफीज देन P। P से कम टॉफीज किसके पास है, देखो 1 और 2, दो ही लोग ऐसे हैं। अब भले वो दो लोग कौन है हमें नहीं पता, हमें काउंटिंग तो पता है कि ओनली 2 पर्सन ही होंगे जिनके पास P से कम टॉफी है, राइट। तो यहाँ पे आंसर बी होगा। तो ऑप्शंस में भी कभी आपको देखना पड़ेगा कि करेक्ट कैसा बन रहा है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स विद अ साइड लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं एक बहुत बड़ा क्यूब है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, कुछ छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया गया, कट किया गया है। उन छोटे छोटे क्यूब्स का इक्वल लेंथ है सबका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ स्मॉलर क्यूब्स में काटा गया है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि 8 सेंटीमीटर बड़े क्यूब का आपके पास साइड है, क्यूब का साइड एक ही होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे हमें बताना है कि कितने स्मॉल क्यूब्स मिले होंगे, वहां पे कितने, यहाँ पे स्मॉलर आइडेंटिकल क्यूब्स हमें मिले होंगे। तो आपके पास ये बड़ा सा क्यूब है, इसके बहुत पार्ट डिवाइड हुए होंगे और तब यहाँ पे छोटे छोटे आपको क्यूब्स के पार्ट मिले होंगे, राइट। तो हम कट कर रहे हैं, ये कट क्या कर रहे हैं आप, एक वॉल्यूम कट कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले क्यूब का आपके पास साइड होता है उसका क्यूब मतलब उसके वॉल्यूम, और जो छोटा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम ऐसे करके डिवाइड करते हैं। इससे हमारे पास नंबर ऑफ जो स्मॉल क्यूब्स हैं वो आ जाता है। क्या आता है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स वो आता है। तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 होगा एंड उनकी छोटे क्यूब्स की क्या साइड है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब बस आपको इसको कैलकुलेट करना होता है और यहीं पे से आपका आंसर आता है। तो 2 से 8, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया, आंसर में 8 8 जा बचा, तो कितना आ जाएगा 64। क्या आएगा, 64 विल बी माय आंसर, ठीक है। चलिए सो
आई होप आपके जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको सारे ही क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपको क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। और इन्हीं जो भी चैप्टर्स थे, इन चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। आपका क्या होता है कि जिस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करते हो, हैबिट बना देते हो, तो क्वेश्चंस की एक आदत से आपको लग जाती है रीड करने की, और वो रीडिंग हैबिट के बाद आप समझ पाते हो उनको जल्दी से, और आप कंफ्यूज नहीं होते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और मतलब टाइम इन्वेस्ट करिए, बट कंटिन्यूटी के साथ आप लोग टाइम इन्वेस्ट करना। ओके, चलिए, सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो एक डेडिकेटेड कोर्स या डेडिकेटेड मेंटर्स के अंडर आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे और एक ही बार में आपका सीसेट भी क्लियर हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम और कम से कम टाइम इन्वेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे यू कैन कंसिडर दिस कोर्स। यह आपका जो कोर्स है डेडिकेटेडली फॉर यूपीएससी सीसेट है, जिसमें आपका जो कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है, ठीक है। चाहे वो क्वांट्स हो, मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग पार्ट हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हो, आपका यहाँ पे कवर हो रखा है, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टेस्ट सीरीज है आपकी। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट करना है, क्विज देना है, वो आप दे सकते हो, विद टाइमर है। अगर आपको सेक्शनल वाइज देना है, रीजनिंग का अलग से देना है, मैथ्स का अलग से देना है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अलग से देना है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फुल लेंथ देना है टोटल 80 क्वेश्चंस वाला, वो भी आप यहाँ पे से दे सकते हो, आपका इसमें इन्वॉल्व है वो, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके होते हैं, या आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है कि जिसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा इन द कोर्स ऑल्सो, एंड अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई डाउट या कुछ चीजें आपको पूछनी है, तो आप यहाँ पे लाइव चीज में पूछ सकते हैं, एंड द मेंटर ट्राइज टू सॉल्व योर डाउट्स लाइव, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं। लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी बिफोर एग्जाम स्टार्ट होंगी, जब भी आपका एग्जाम आने वाला है उससे कुछ टाइम पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, ओके, और लाइव डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आप ये सारी चीजें अच्छे से कवर करोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।